तो हमारा तीसरा चैप्टर है क्या? समतल में गति। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग सदिश अदिश पढ़ेंगे। क्या समझेंगे? सदिश और अदिश ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं अदिश की बात करता हूँ। तो ये वे भौतिक राशियाँ हैं जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा? वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए किसकी व्यवस्था हो? परिमाण। परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान का। जैसे मैं पूछूं कि अपना जो है वज़न करा के आओ, है ना, तो आप बोल देते हो कि मेरा वज़न जो है 40 किलोग्राम है। तो बोला किस दिशा में है? ऐसा बैठोगे तो 40 रहेगा, लोट जाओगे तो 40 रहेगा, मुंडी के बल बैठ जाओगे तो 40 रहेगा। उसमें दिशा का कोई मतलब नहीं हो, तो कितना निकलेगा? 40 निकलेगा। ठीक है, तो हम केवल परिमाण की बात करते हैं कि आपका वजन कितना है, 40 है, तो वह क्या कहला गया? अदिश राशि। ठीक है, तो इस तरह से बहुत। अब जैसे हम इस कमरे का मान के चले कि लंबाई कितनी है, तो बोले यार 3 मीटर। तो उधर से नापो तो कितना है? 3। इधर से नापो तो कितना है? 3 रहेगा, तो 3 है। तो हम इसको संख्या में व्यक्त कर सकते हैं ना। तो ये कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि। तो वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ किसकी ज़रूरत पड़ती है? परिमाण की, वो राशियाँ क्या कहलाती हैं? अदिश कहलाती हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं सदिश की। तो इसमें ये पूरा रहेगा, परिमाण के साथ हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? दिशा की। तो वो फिर से वही पढ़ देंगे। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर मैं यदि ये गिरा देता हूँ, ये इस तरह से यहाँ से, तो ये गिराया, तो कहाँ गिरा? नीचे। ये भी पता है कि यार सेल छोड़े हैं, तो कहाँ गिरा है? नीचे गिरा है। क्यों गिरा है? क्योंकि बल लगा है। कौन बल लगा रही है? पृथ्वी। तो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो जो बल होता है वो कैसा हो गया? सदिश। क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए हम दो चीज़ बता रहे हैं कि बल कहाँ की ओर लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, अब कितना लगा? 10 न्यूटन, 5 न्यूटन। तो जो हम 10 न्यूटन 5 न्यूटन बोलते हैं वो हुआ परिमाण, और जो आप बोलते हो नीचे की ओर जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? दिशा। तो बल को व्यक्त करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? परिमाण और दिशा, दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी तरह से मान के चलो कि मैं इधर से ऐसे फेंक दिया, किसी चीज़ को मैं यहाँ से क्या कर दिया? फेंका। तो बताओगे ना कि सर आप फेंके हैं तो बल लगाए हैं, कि इधर से किधर गई? उधर से उधर गई वस्तु। तो यहाँ पर क्या बता रहे हो? दिशा बता रहे हो। तो इसमें बल में ये जो सदिश राशियाँ होती हैं उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। तो याद हुआ पहले अदिश क्या है? बोलो तो सब लोग। हाँ, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक, और इसमें क्या बोलोगे? वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ। अब कहीं पर कॉपी में लिखा हो, ये तो मैं बता दिया मुँह से। अब कैसे जानोगे कि कोई राशि सदिश है कि अदिश है? कैसे पता लगाएंगे? इसको व्यक्त कैसे करते हैं? तो जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया D, अब इसको देख के बता सकते हो कि ये सदिश है कि अदिश है? नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो इसके कुछ नियम बनाए गए हैं कि सदिश को हम कैसे व्यक्त करेंगे और अदिश को हम कैसे व्यक्त करेंगे। तो जैसे अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, सामान्य अक्षर, ना उनको मोटा करना है, ना पतला करना है, ना तीर लगाना है, वो सब क्या होते हैं? अदिश, है ना। तो इसको किससे व्यक्त करते हैं यार? सामान्य अक्षर से। ये किसके? अंग्रेजी का जो भी अक्षर होगा उसका कैसा हो जाएगा? सामान्य अक्षर। और इसको व्यक्त करते हैं तो अंग्रेजी के अक्षर के ऊपर क्या लगाते हैं? तीर लगाते हैं, या फिर अंग्रेजी के अक्षर को हम क्या कर देते हैं? मोटा कर देते हैं, तब भी वो क्या कहलाता है? सदिश। ये सदिश व्यक्त करने का तरीका होता है। तो सदिश को किससे व्यक्त करते हैं? अंग्रेजी के अक्षरों के ऊपर तीर लगाते हैं या उन अक्षरों को मोटा कर देते हैं। ये जरूरी नहीं है, कोई दूसरा अक्षर भी हो सकता है अंग्रेजी का। जैसे बल ही व्यक्त करना है तो बल का ये मैं ऐसे कर दिया, ये ठीक है, तीर लगा दिया, या फिर बल को मैं क्या कर दूं? थोड़ा थोड़ा मोटा कर दूं। तो ये दोनों कंडीशन में क्या कहलाएगा?
सदिश कहलाएगा। ठीक है, तो चलो अब दूसरा देखो यार, अदिश में क्या था, इसे हम कैसे व्यक्त करते हैं, अंग्रेजी के सामान्य अक्षर से व्यक्त करते हैं। इसको कैसे व्यक्त करते हैं, अंग्रेजी के अक्षरों के ऊपर तीर लगाते हैं या फिर उन अक्षरों को क्या करते हैं, मोटा कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम दो अदिशों का गुणा कर दें तो हमको अदिश ही मिलता है। जैसे मान लो कि एक 4 किलोग्राम की वस्तु है और उसको मैं 5 किलोग्राम की वस्तु से गुणा कर दिया तो आया कितना, 20 किलोग्राम। ये कैसी राशि थी, अदिश। ये भी क्या थी, अदिश। तो मुझे मिला क्या, अदिश। ठीक है ना। तो यदि हम अदिश का गुणा अदिश से कर देते हैं तो उनका गुणा भी हमको क्या मिलता है, अदिश मिल जाता है। ठीक है, अब यदि हम सदिश का गुणा करते हैं कि सदिश राशि का गुणा किससे करें, सदिश से, तो ये दो कंडीशन हो सकता है, ये सदिश भी मिल सकता है या क्या मिल सकता है, अदिश भी मिल सकता है। अभी उदाहरण भर बता देता हूँ कैसे मिलेगा, हम देख लेंगे, क्योंकि इसके दो गुणनफल होते हैं, एक अदिश गुणनफल होता है, एक सदिश गुणनफल होता है। जैसे मान लो एक टाउ है बला गुण, तो टाउ इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टाउ है ये, टाउ अभी आगे आएगा, फिलहाल थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। तो यहाँ टाउ इक्वल टू होता है मान लो PE साइन थीटा, और यहाँ पर कार इक्वल टू होता है FS कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये वाला, ये कैसा है, सदिश। यहाँ पर ये दोनों किसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यदि मुझे सदिश लगा के लिखना तो टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इसको लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे W वेक्टर बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो यहाँ पर सदिश गुणनफल भी होता है और कौन सा गुणनफल होता है, अदिश। तो जब हम क्रॉस लगाते हैं तो किसको व्यक्त करता है, सदिश को, और जब डॉट लगाते हैं तो किसको व्यक्त करता है, अदिश को। तो यहाँ पर अब आपको ये समझना है, यदि हम दो सदिश का गुणा करते हैं तो हमको सदिश भी मिल सकता है और अदिश भी मिल सकता है। जैसे यहाँ पर ये जो P और E है ये सदिश है, ये और F और S है ये भी सदिश है। तो इस सदिश का गुणा करने पर हमको सदिश मिलता है, इस सदिश का गुणा करने पर हमको क्या मिलता है, अदिश। आगे पढ़ेंगे सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल विस्तार से, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल ऐसे रफली देख लो कि सदिश का गुणा करने पर सदिश भी मिल सकता है और अदिश भी मिल सकता है, ये भर जानना है। लेकिन अदिश का गुणा करेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, अदिश मिलेगा। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है। तो जो अदिश का गुणनफल होता है, अदिश, ये सामान्य बीजगणित के नियमों से होता है। ये किससे होता है, बीजगणित के नियमों से। जो आप जोड़ गुणा घटाना को रोज करते हो ना, गणित लगाते हो कि 4 में 5 जोड़ दो, ठीक है, 10 में 2 का भाग कर दो, 6 में 4 घटा दो। तो ये जोड़ घटाना गुणा भाग जो आप, ये सामान्य गणित है। ये कौन सी गणित कहला गई, सामान्य वाली। तो जो अदिशों का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है वो सामान्य नियमों से होता है, गणित के सामान्य नियमों से या बीजगणितीय नियमों से होता है। बीजगणितीय का मतलब यही है, जो हम लोग दो पढ़ते हैं ना कि 3x + 4x, जिसमें x शामिल हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बीजगणित। दो तरह की गणित अभी तुम लोग 10वीं तक पढ़े हो, एक अंक गणित और एक क्या हो गया, बीजगणित, है ना। तो अंक गणित में सिर्फ हम अंकों का जोड़ घटाना गुणा भाग देते हैं, और बीज गणित में x y z ये शामिल हो जाता है, तो इनको हम क्या बोलने लगते हैं, बीजगणित बोलने लगते हैं। ठीक है, अच्छा। और जो इसका सदिश का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है वो सदिश के नियमों से होता है। अभी आज तक आप लोग समझे नहीं हो कि सदिश का नियम होता क्या है, आपके काम का ही नहीं था, ठीक है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जोड़ घटाना गुणा भाग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लें कि जो अदिश है उसमें आपका लंबाई हो जाता है, दूरी हो जाता है, कार्य हो जाता है, ये सब कैसी राशियाँ हैं, अदिश। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो हर राशि के नीचे में लिखाता जाऊंगे कि कौन सी अदिश है कौन सी सदिश है, ठीक है। और वहाँ पर बल है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, ये सभी कौन सी राशियाँ होती हैं, सदिश राशियाँ होती हैं, ठीक है। तो चलो अब आपका काम क्या है, यहाँ पर मैं अब 2 भाग कर लेता हूँ, इनमें हम अंतर समझते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, अदिश, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, सदिश। मैं कोडिंग भर करूँगा, छोटे छोटे शब्द लिखूँगा, बाकी आप उसको समझना। तो बताओ यार इसका क्या हो सकता है, क्या है इसमें, क्या परिभाषा बताओ, वे भौतिक राशियाँ, है ना,
जिनको व्यक्त करने के लिए, हाँ, परिमाण बोलना है, परिणाम नहीं बोलना है। किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की। और इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, परिमाण के साथ क्या आ जाएगा? दिशा। इनको व्यक्त करने के लिए ये जरूरत पड़ेगी। पहला अंतर समझ में आ गया? ठीक। और क्या पढ़े? और बताओ दूसरा क्या समझ में आया? हाँ, इसको किससे व्यक्त करते हैं? अंग्रेजी के सामान्य अक्षर से, है ना। तो इसे क्या करते हैं? अंग्रेजी के सामान्य अक्षरों से व्यक्त करते हैं। ठीक है। और ये इसमें क्या करते थे यार? हाँ, यहाँ पर क्या करते हैं? अंग्रेजी अक्षरों के ऊपर क्या लगाते हैं? तीर, या क्या कर देते हैं? मोटा करके व्यक्त करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? हाँ। अब इसके बाद हम अगला देख लें। और क्या था यार? हाँ, यहाँ पर दो अदिशों का, हाँ, दो अदिशों का गुणन क्या होता है? अदिशी होता है। ठीक है। इसमें दो किसका? सदिशों का गुणनफल क्या हो सकता है? सदिश भी हो सकता है या अदिश भी हो सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाँ, अदिश में अदिश ही रहेगा। ठीक है, लेकिन सदिश में सदिश भी हो सकता है और अदिश भी। अभी तो ये इधर का कुछ पढ़े नहीं, इसको सारा कुछ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कैसे कैसे होता है। ये वाला तो पुरानी जो पढ़ते आ रहे हो वही अदिश है। ठीक है। और क्या था यार? हाँ, इनका जो है जोड़, और क्या? घटाना, और क्या? गुणा, और क्या? भाग। किस नियम से होता है? बीजगणितीय, हाँ, बीजगणित के नियमों से होता है। ठीक है। और इसमें पूरा वही लिखेंगे। हाँ, क्या? हाँ, इसमें पूरा वही रहेगा। ये कहाँ से हो जाएगा? सदिश के नियमों से हो जाएगा। ठीक है, ये अंतर हो गया। और जो अदिश होते हैं इनको हम कंपोनेंट में नहीं डिवाइड कर सकते, तोड़ नहीं सकते। माने इनका जो है विभाजन नहीं हो सकता, इसके घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता। इसे घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता। और इसको क्या है? किया जा सकता है, पर इसका मतलब समझते हैं जैसे क्या है ये। ठीक है। जैसे मान के चलो कि इस पेन को कोई खींच रहा है, एक व्यक्ति उधर खींच रहा है, एक व्यक्ति इधर खींच रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो दो भागों में क्या हो रहा है? बट रहा है ना। यह कहना चाहिए आपस में जुड़ भी सकता है। जैसे मैं ये सामने कुर्सी कर ऐसे कर दूँ, ठीक, तो कोई उधर खींच रहा है और कोई इधर खींच रहा है। जिसका बल ज़्यादा होगा उधर की ओर ये क्या होगा? चलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि यार मैं इधर धक्का मार दूं तो ये क्या हो रही है? मुड़ रही है। तो यहाँ पर जो मेरा बल है दो भागों में ख़त्म होता है। एक ये है कि इसको घुमाने में, है ना, माने इसको क्या करेंगे? इसको थोड़ी बहुत चलाने में करेंगे। और इसको थोड़ा सा आगे, जैसे आगे भी बढ़ गई तो ये बढ़ भी रही है। माने समझना है कि जो मेरा बल है वो दो भागों में बट रहा है। फिर से समझते हैं, एक तो घुमाने में बट रहा है और दूसरा इसको बढ़ाने में बट रहा है। दोनों चीज़ समझ में आ रहा है? बल के कितने हिस्से हो गए? दो। एक इसको घुमा रहा है और वही बल इसी को आगे बढ़ा रहा है। यदि मैं इसको चला रहा हूँ, ये देखो, ये फिर से देखो, ये चल रहा है और घूम भी रहा है, तो मेरा बल कितने भागों में बटा? दो। एक हिस्सा बल का घुमाता है और एक हिस्सा इसको चलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है सदिशों को कितने घटकों में वियोजित किया जा सकता है? दो घटकों में या कई घटकों में इसको वियोजित किया जा सकता है, इसको वियोजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब यहाँ पर अगला देख लेते हैं, इसका क्या है? उदाहरण। तो उदाहरण कौन कौन से आ गए यार? लंबाई हो सकता है, दूरी हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है, ऐसे चाल हो सकती है। ये सभी क्या कहला गए? अदिश राशियाँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बल हो जाएगा, वेग हो जाएगा, और हाँ, ये विस्थापन हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। ऐसे एक दो राशियों का नाम लिख देना है। इस तरह से इन दोनों में क्या हो गया? अंतर। समझ में आया ये? ठीक है। तो ये सदिश राशियों और अदिश राशियों में ये 5-6 अंतर होते हैं, इनको आपको अभी देखना है।
ठीक। तो आगे देखते हैं कि सदिशों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। अब आगे क्या देखना है, सदिशों के प्रकार। ठीक, तो जो पहला है उसकी बात करते हैं, स्थिति सदिश, है ना। ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। सदिश को अंग्रेजी में वेक्टर कहते हैं, अधिकतर अब वेक्टर शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो स्थिति सदिश क्या है, मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु को ओ लिखते हैं, ऑरिजिन, ठीक है, किसी वस्तु को स्थिति, जैसे यहाँ पर कोई जो है ये पी बिंदु स्थित है और ये कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु को स्थिति को जब हम व्यक्त करते हैं यहाँ से यहाँ, कि ये ओ से कहाँ की ओर है, पी की ओर है, तो ये जो सदिश है ये क्या कहलाया, स्थिति सदिश। इसको हम ऐसा लिखेंगे ओ पी, और ये हो गया वेक्टर बराबर क्या कहलाया, आर वेक्टर। तो परिभाषा क्या बनेगी, मूल बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति व्यक्त करने वाला सदिश क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश। जैसे मैं मूल बिंदु हो जाऊं, ठीक है, अब मैं इनकी स्थिति को व्यक्त कर रहा हूं कि जो आर्यन है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ बैठे हैं, इस दिशा में तीर बता रहा हूं ना, कहाँ बैठे हैं, इधर बैठे हैं, तो ये क्या कहलाया, स्थिति सदिश कहला गया। अब मैं इनकी बात करूं तो मैं इधर डायरेक्शन बता रहा हूं, मेरा उंगली इधर चला गया, माने इनकी स्थिति कहाँ है, इधर है। उनकी बात करूं तो उधर है। तो किसी वस्तु को स्थिति व्यक्त करने वाला जो सदिश होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है, तो क्या परिभाषा बनेगी यार, मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति व्यक्त करने वाला। ठीक है, कहाँ से, मूल बिंदु से, किसकी स्थिति बताएगा, वस्तु की स्थिति। ठीक है, तो इस सदिश को हम क्या कहेंगे, स्थिति सदिश। मूल बिंदु को किससे लिखते हैं, ओ से, और स्थिति का मतलब अंग्रेजी में पोजीशन बोलते हैं, तो उसको क्या लिख देते हैं, पी, और इसको व्यक्त किससे करते हैं, आर वेक्टर से। ठीक, मान आर वेक्टर क्या है, इसका नाम आ दिया गया है, जो मूल बिंदु से दूरी है ना यहाँ तक, इसी को, इस दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, आर वेक्टर से। ठीक, ये जो वेक्टर है ये दिशा बताता है, लेकिन इसी वेक्टर को मैं ऐसा लिख दूं, ऐसा, या फिर सीधे आर लिख दूं, तो ये सिर्फ क्या बताएगा, परिमाण। जैसे मान के चलिए कि आर्यन मेरे से 2 मीटर दूर है, अब किधर है, इधर है कि इधर है कि इधर, मैं दिशा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ परिमाण बता रहा हूँ, तो उसको इस तरह से लिखेंगे, आर वेक्टर। और इसको मॉड पढ़ते हैं, ये जो आर के ऊपर तीर लगाए हो इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर, और इसको क्या बोलेंगे, मॉड, या परिमाण भी बोल सकते हो। आर वेक्टर का ये क्या है, परिमाण, और परिमाण केवल क्या बताएगा, संख्या। ठीक है, और यदि मैं ये हटा देता हूं, ये इतना लिखता हूं, तब क्या बताएगा, दिशा। समझ में आ गया, दोनों चीजें समझ में आ गई। तो आर इसके स्थिति को व्यक्त करने के लिए है। हाँ, ये आर वेक्टर भर लिखोगे तो ये सदिश व्यक्त करता है, दिशा व्यक्त करता है। आर वेक्टर क्या व्यक्त करता है, दिशा, और इस तरह से इसके अंदर लिख दोगे तो किस व्यक्त करता है, उसका मान, परिमाण कितना। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब यहां पर मान लो ऐसा मैं कर देता कि इधर मूल बिंदु मान लेता और यहां पर पी मान लेता, तो ओपी के ऊपर तीर कैसा लगेगा आपके हिसाब से। हाँ, तो ऐसा और नहीं सोचना है, जब हम संकेत में लिखेंगे तो हमेशा तीर कैसा लगेगा, ऐसे लगेगा, चाहे वो इधर हो और चाहे वो उधर हो। ठीक है ना, मतलब ये है कि ये तीर को घुमा के नहीं रखना, ऐसा घुमा के नहीं रखना, तीर हमेशा आगे लगाना, चाहे वेक्टर कहीं भी जाए। जब हम उसको अंग्रेजी अक्षर के ऊपर तीर लगाएंगे तो तीर हमेशा कहाँ की ओर रहेगा, ऊपर की ओर। अब इसमें 2 हिस्से होते हैं, ये जो पिछला हिस्सा होता है ये इसका पूंछ कहलाता है, टेल, सदिश का ये क्या कहलाया, टेल। और ये जो अगला हिस्सा होता है इसको क्या कहा जाता है, सिर, और ये हो गया हेड। ठीक है, तो सदिश के हिस्से पता चल गया, जिस साइड तीर रहेगा उसको क्या बोलोगे, हेड, और जहां से वो चालू हुआ है पिछला भाग उसका क्या कहलाएगा, टेल कहलाएगा, पुच्छ कहलाएगा। पूंछ भी बोलते हैं, पुच्छ भी बोलते हैं, टेल भी बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद मैं दूसरा सदिश ले लेता हूं,
तो जो दूसरा सदिश है उसको मैं बोल रहा हूं क्या, विस्थापन सदिश, है ना। कौन सा सदिश, विस्थापन। अब विस्थापन सदिश क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे मान के चलो मैं दो स्थितियां ले लेता हूं, यहां पर ये लड़का बैठा है, ये मूल बिंदु हो गया, ये इसकी पहली स्थिति हो गई P1, इसकी कौन सी स्थिति हो गई, पहली स्थिति P1। अब इसको यहाँ से दिख नहीं रहा था, बोला सर ये थोड़ा मुझे लाइट आ रही है, मैं दूर बैठूंगा, तो ये दूसरी स्थिति में पहुंच गया यहाँ, ये क्या कहला गया, ये क्या कहला गया, P2, इसकी दूसरी पोजीशन हो गई। ठीक है, तो ये कौन सा सदिश कहलाएगा यार, OP1। कौन सा सदिश कहलाएगा बताओ, ये क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश। ये जो R1 है पहली स्थिति है, ये भी स्थिति सदिश कहलाया। फिर दूसरी जगह गया R2, ये भी क्या कहलाया, स्थिति सदिश, क्योंकि मूल बिंदु से है ये, है ना। मूल बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, स्थिति सदिश। तो ये दो स्थितियां हो गई, एक बार यहां बैठा एक बार वहां बैठा, तो इस तरह से ये दो स्थितियां हो गई। अब इसका विस्थापन बात करते हैं, जो इधर से मिलाएंगे अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति से किसको मिलाओगे, प्रारंभिक स्थिति, उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन सदिश। तो विस्थापन सदिश क्या कहलाता है, वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश। ठीक है, तो हम इसको अब लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखते हैं दो तरीके से। इसको हम लिखेंगे P2 P1, ये वेक्टर हो गया, P2 P1 हो गया ना, P2 से कहाँ की ओर हुआ, P1। और इसको हम ऐसा लिखते हैं OP2 माइनस OP1। ये विस्थापन सदिश है, इसमें से हमको घटाना पड़ता है कि कितना ये दूर है। जैसे मान के चलो यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर है, वहाँ से ऐसे सीधा गए तो मान लो 5 मीटर है, तो क्या करोगे, कितना दूर है ये वहाँ से यहाँ, मेरे से ये 3 मीटर है, वहाँ तक कितना गए, 5 मीटर गए। अब दोनों स्थितियों में कितना दूर है, तो 5 में क्या घटाओगे, 3 मीटर हो ना शुरू में, और लास्ट में कितना गए, 5 मीटर। कितने का अंतर आया, 2 मीटर का। क्या करते हो, बाद वाले से शुरू वाले को क्या करते हो, घटाते हो, इसलिए लिखा है OP2 माइनस OP1, बाद वाले में से शुरू वाले को क्या कर दिए, घटा दिए। ठीक है, इसको फिर ऐसा भी लिखा जाता है, इसको लिखते हैं R में यदि व्यक्त करना, R21, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। ये मैं लिखा हूं ना, ये R2 लिखा हूं, P2 के लिए क्या लिखा हूं, R2, और P1 के लिए क्या लिखा हूं, R1। तो इसको इस तरह से R21 का मतलब होता है इसकी जो अंतिम स्थिति है वो दूसरी है, और पहली स्थिति, दूसरी से पहली स्थिति के बीच को व्यक्त करने वाला जो है वो क्या कहलाएगा, विस्थापन सदिश। तो चलिए विस्थापन सदिश की फिर से बात करते हैं, विस्थापन सदिश क्या है। ठीक है, ये मैं स्थिति लिख दिया हूँ, स्थिति नहीं है ये, विस्थापन क्या है, विस्थापन सदिश। ठीक है, तो विस्थापन सदिश क्या होता है, क्या बताओगे आप, अंतिम स्थिति, वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश क्या कहलाता है, विस्थापन सदिश। ठीक, इसमें क्या था यार, मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति को व्यक्त करता था, और इसमें अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को व्यक्त करता है, इसको क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश। ठीक है, अब ये मूल बिंदु, इसको चित्र को देखो सब बन जाएगा, मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति व्यक्त करने वाला सदिश मूल सदिश भी बोलते हैं, स्थिति सदिश भी बोलते हैं। ठीक, और ये विस्थापन सदिश फिर से देख लो, क्या हो जाएगा, वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश क्या कहलाएगा, विस्थापन सदिश। ठीक है, अब मैं बात करता हूं समान सदिश। हाँ, कल लिख चुके हो, चलो उसको बाद में देखना, भी समझ लो फिर मिल जाएगा, और नहीं भी होगा तो समझो उसमें है। अब समान सदिश क्या होता है, यदि दो सदिशों का परिमाण समान हो और साथ में क्या समान हो, दिशा, दो चीजें समान हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, समान सदिश कहेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, एक लड़का बगल में यहाँ पर आ जाए, तो हम दोनों इस दिशा में चले, ठीक है, ना वो तिरछा हो ना मैं भी तिरछा हूं, सीधा सीधा चले। मैं कितना चला, 5 मीटर, वो भी कितना चला, 5 मीटर।
तो 5 मीटर दोनों चले तो परिमाण बराबर हो गया, दोनों इसी दिशा में चले तो दोनों की दिशा भी समान हो गई। तो हम दोनों अब कौन से सदिश को व्यक्त करेंगे? समान सदिश। तो वो सदिश जिसका परिमाण और दिशा क्या होता है? समान होता है, उसे हम क्या कहेंगे? समान सदिश। उदाहरण के लिए मान के चलता हूं कि कोई व्यक्ति ये इधर की ओर जा रहा है, दूसरा व्यक्ति भी इधर की ओर चला, इसका नाम मैं रख देता हूं ए वेक्टर और इसका नाम क्या रख देता हूं? बी वेक्टर। दोनों का परिमाण बराबर है, दोनों की दिशा बराबर है, ये कौन सा सदिश होगा? समान सदिश। ठीक है, तो ये जो ए वेक्टर है और ये जो बी वेक्टर है, इनकी दिशा बराबर है और परिमाण को ऐसा व्यक्त करते हैं ना, इनका क्या बराबर है? परिमाण बराबर है। तीसरा, ये क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर भी हैं, है ना, है समांतर। तो इन सदिशों को हम क्या बोलेंगे? समान सदिश। क्लियर हो गया? तो क्या क्या हो गया यार? इनका क्या होगा? दिशा समान होगी। ये मैं लगा दिया डंडा खींच दो तो माने परिमाण कहला गया। परिमाण क्या होगा? बराबर होगा। एक दूसरे के कैसे होंगे? समांतर। ये समांतर लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप समांतर रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? समान सदिश। ठीक है, अब यदि इनका परिमाण बराबर ना हो, अब मैं असमान सदिश में चला जाता हूं। ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं मैं थोड़ा सा। अब मैं बात करता हूं कैसे? असमान सदिश की। ठीक है, तो परिमाण बराबर ना हो या दिशा बराबर ना हो या दोनों बराबर ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? असमान सदिश। देख लो, तीनों कंडीशन ले लेते हैं। यहां पर मैं ये खींचा और ये खींचा, ठीक है, दिशा तो समान है, एक ही दिशा में जा रहे हैं। क्या परिमाण बराबर दिख रहा है आपको? एक छोटा डंडा है, एक बड़ा डंडा है, ये समान सदिश होगा? नहीं होगा, समान सदिश नहीं होगा, क्योंकि परिमाण बराबर नहीं। अब मैं एक काम करता हूं, ये देख लो और ये देख लो, ये दोनों बराबर हैं, परिमाण बराबर हैं, दिशा क्या समान है? नहीं है, तब भी क्या कहलाया? असमान सदिश। ठीक है, अब मैं ऐसा कर देता हूं, ऐसा कर देता हूं, दिशा भी अलग है, परिमाण भी अलग है, ये भी क्या है? असमान सदिश। तो या तो परिमाण बराबर ना हो, या दिशा बराबर ना हो, या दोनों बराबर ना हो, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? असमान सदिश। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं हम विपरीत सदिश, है ना, या इसी को हम बोलते हैं ऋणात्मक। क्या? ऋणात्मक सदिश। ठीक है, तो यदि कोई सदिश है और उसकी दिशा उल्टी कर दी जाए, विपरीत कर दी जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? विपरीत सदिश। जैसे मान के चलो, ये देखो, यहां पर ये ए वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है? ए, और इसी को मैं उल्टा कर दूं, दिशा इधर कर दूं, परिमाण नहीं बदलना है, दिशा को मैं उल्टा कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? माइनस ए वेक्टर। ये ऋणात्मक सदिश कहला गया। जैसे ये पेन है, पेन का ये जो पतला वाला हिस्सा इधर है, तो इसका नाम क्या है? ए। ठीक है, ए वेक्टर कहलाया। अब मैं इसको उल्टा सीधा ऐसे कर लिया, तो उसके विपरीत हो गया, उल्टी दिशा में हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? माइनस ए। तो किसी सदिश का यदि हम क्या करते हैं? परिमाण नहीं बदलते हैं, दिशा क्या कर दें? विपरीत कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? विपरीत या ऋणात्मक सदिश। तो इसमें हम क्या करेंगे यार? यहां पर परिमाण नहीं बदलेंगे, दिशा को क्या कर देना है? विपरीत कर देना है, बदलना है, लेकिन उसी का क्या करना है? उल्टा। ऐसा नहीं कि नीचे ऐसे कर दो, कैसे ऐसे नहीं करना है, उसी के क्या करना है? विपरीत करना है। तो इसे हम क्या कहेंगे? विपरीत सदिश। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर लेता हूं अभी शून्य सदिश। तो शून्य सदिश क्या होता है? जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो, और दिशा क्या हो यार? दिशा क्या होगी? जो शून्य है उसकी दिशा क्या होगी? स्वेच्छ होगा। स्वेच्छ का मतलब स्वेच्छा से। जैसे मैं यहां पर मूल बिंदु में हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं, मेरी मर्जी, मैं इधर मुड़ गया, मेरी दिशा इधर हो गई, या इधर मुड़ जाओ, मेरी दिशा इधर हो गई। तो ऐसे स्वेच्छा में हो जो दिशा, दिशा कुछ भी ले सकते हो, और परिमाण क्या हो? शून्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? शून्य सदिश। समझ में आया शून्य सदिश? तो शून्य सदिश का परिमाण कितना होता है? शून्य होता है, और दिशा कैसी होती है? स्वेच्छ होती है, किसी भी दिशा में हो सकती है। ठीक, अब आगे वाले हिस्से में चलते हैं। यहां पर
एकांक सदिश, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं एकांक सदिश। इसका दूसरा नाम एकक सदिश भी है, ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक, इसको समझते हैं ये क्या कहलाता है, एकांक सदिश। तो सबसे पहले इसका जो परिमाण है वो कितना होना चाहिए, एक। परिमाण कितना हो, एक। और दिशा की बात करते हैं तो दिशा दिए गए सदिश के अनुदिश हो, सदिश के अनुदिश होती है तो उसे हम बताता हूं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश। देखो अब समझना, मान लो कोई व्यक्ति इधर से चलता हुआ ये इतनी दूर तक आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। मान लो ये ए व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम क्या है, ए, वेक्टर में। यहां से जब चला तो ये मान के चलो कितना दूर चला, 100 मीटर, ठीक है। अब हम 100 मीटर क्यों लें, हम इसको कितना ले लें, यहां तक व्यक्त कर दें, ये कितना हो गया, 1 मीटर, और दिशा वही ले लेते हैं, अनुदिश का मतलब उसी दिशा में, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए कैप, ये इसका एकांक सदिश कहलाया। परिमाण बहुत सारा था, उस परिमाण में हमको कितना लेना है, 1 लेना है, परिमाण का मान कितना कर लेना है, 1, और दिशा उसी की ओर रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। समझ में आ गया। यदि मान लो ये सेंटीमीटर में होता तो हमको क्या लेना पड़ता, 1 सेंटीमीटर। यदि मान लो 1000 न्यूटन होता तो हम सिर्फ क्या लेते, 1 न्यूटन, तो वो क्या कहलाता, एकांक सदिश कहलाता। पर दिशा हमको नहीं बदलना है, दिशा वहीं रहना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ से मान लो कटनी जाते हो और आपको यहाँ से जाने में सीधा सीधा गए तो 70 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ा, ठीक है। अब 70 किलोमीटर हमको नहीं लेना है, या तो 1 किलोमीटर ले लो, या 1 मीटर ले लो, या 1 सेंटीमीटर ले लो, दूरी को इन सब में व्यक्त करते हैं ना, 1 फीट ले लो, 1 इंच ले लो, पर लो कितना, 1, तो उसका क्या कहलाएगा, एकांक सदिश। और दिशा क्या रहेगी, उधराई की ओर रहेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश। समझ में आया। अब यहाँ पर 3 अक्ष होते हैं, तो हम यहाँ पर अक्षों के सदिश अब समझेंगे। जैसे मान के चलो ये एक अक्ष हो गया, ये एक दूसरा अक्ष हो गया, ये तीसरा, एक दिन बताया था ना, इसका नाम क्या था यार, एक्स, इसका नाम क्या था, वाई, इसका नाम क्या है, जेड। ये बहुत बड़ा लंबा डंडा है, और बीच के बिंदु को क्या बोला जाता है, ओ, ऑरिजिन। समझ में आया इतना, ठीक है। अब इस बड़े डंडे को हम केवल 1 लेना चाहते हैं, कितना लेना चाहते हैं, 1। मान लो ये 100 मीटर है, 100 मीटर से मुझे कितना लेना, 1 मीटर, तो इसके एकांक सदिश को ऐसा लिखा जाता है, ये इसको लिखेंगे आई कैप, एक्स वाली दिशा को क्या होता है, आई कैप। इसी तरह से इसका बहुत बड़ा लंबा भाग है, लेकिन लेना कितना है हमको, 1, तो ये क्या कहलाएगा, जे कैप, और ये जेड दिशा का क्या होता है, के कैप। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है, आई कैप, जे कैप, के कैप है क्या, क्या है ये, तो ये एक्स, आई कैप एक्स दिशा का एकांक सदिश है, एक्स का क्या है, एकांक सदिश। तो जे क्या है, वाई दिशा का एकांक सदिश, के क्या है, जेड का एकांक सदिश, ठीक। तो एक्स वाई जेड के अक्षों के जो सदिश हैं वो इस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एकांक सदिश का सूत्र भी होता है। जैसे मान के चलो मुझे एकांक की ये सदिश व्यक्त करना है, तो हम ऐसा व्यक्त करते हैं, यहाँ पर जो है ए वेक्टर लिखेंगे और उसके नीचे उसी का मॉड लिख देते हैं, ऐसा, ये एकांक सदिश का सूत्र होता है। जैसे यहाँ बी वेक्टर होगा तो यहाँ क्या लिखोगे, बी, और यहाँ बी का परिमाण, ये बी की दिशा, और नीचे क्या होता है, बी का परिमाण, ठीक है। और मान लो एक्स का लिखना हो, आई कैप का लिखना हो, तब मैं कैसे लिखूं यार, आई कैप का, तो इसको लिख सकते हो एक्स वेक्टर और एक्स का क्या हो जाएगा, परिमाण, ऐसा, ठीक है। तो जे का बताओ अब इसी तरह से, जे बराबर क्या हो गया, वाई वेक्टर अपॉन वाई का परिमाण, और के वेक्टर का मतलब क्या हो गया, हाँ, जेड वेक्टर, और क्या हो जाएगा, जेड वेक्टर का परिमाण, ठीक है। हाँ हाँ, मॉड भी बोल सकते हो, परिमाण भी बोल सकते हो, मॉड भी बोल सकते हो, इस तरह से। तो इनका नाम अलग अलग हो जाता है,
जैसे यहाँ पर एक्स कैप भी लिख सकते थे, लेकिन एक्स कैप चलन में नहीं है, परंपरा से बाहर, इसलिए उसको आई जे के जैसे मानते हैं वैसे हमको लिखना है।